आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी भाभी। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरसती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई हो। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई थी। भाभी आज़ाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कुलाचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने में जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिसा घिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद और सटूरे खिलाती। भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से सख्त नफरत थी। आंखों में मनोकाजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते थे। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज़्यादातर गुलाबी या सुर्ख कपड़े ही पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख लाल ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो पर कटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पै दर पै बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी, और मैके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी भी बड़ी प्यारी सी, सुघड़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पाँव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि हाय तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल ही नहीं रह गई थी। वो तो बस ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती थी। मेरी जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफ़ी से वो अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती थी। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूमन वो अंदर ही बच्चों में सरमारा करती। जो कभी बाहर आना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या ज़रूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉडर बनी, अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती तो सुबह उठकर उसे झुक झुक कर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती। मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने के लिए बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो एक झट में उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मज़े से चाय पीते रहे। दाएं से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनके गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफ़ेद ट्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा। और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो वो और जोर जोर से कह कहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया,
कि वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल लुढ़काने लगी, जो इत्तेफाक से भैया की प्याली पर आ गिरा। शबनम भैया को अपनी तीखी मशकारा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे ताक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहमकर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पीजिए। मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुकाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भोरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमरीकी इश्तिहार का मॉडल मालूम पड़ रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी रही होगी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाएगा बढ़कर दबोच लूंगी। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होठ भिजे हुए थे और नखुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उनकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे कि वो कोई गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बा लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी है, मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत जदा होकर बोली। इनकी, भैया की बीबी। ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं तो समझी। उसने अधूरी ही बात छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मार्टेज से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी हैं। उफ, और मैं समझी कि तुम्हारी अम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमजोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफरत है। बुरा सा लगता होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता, बेचारी। कौन कौन भाभी? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, साफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे, मगर मुझे तो मालूम भी न था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी, फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका है, बच्चों की मल्लिका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी, वो बेवकूफ ना थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और मुआफ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, मगर अब तो उसका नजरिया भैया से अलग है। मैंने बात डाल दी, और जब वो बल खाती सीधी सुडोल टांगों को आगे पीछे हिलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग लगा दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई।
पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तोला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नजर न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफेद खुले हुए ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संभा नाच रही थी। उनका नन्हा सा पिकनीस कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रही थी। उसकी सुडोल सांवली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि वो इशारा मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने होठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे ताक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि जिसका जिस्म सांभा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर ना थी। इतने में बॉयज चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज दी कि बॉयज ने कहा भाभी को भेज दे। रसमन शबनम को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने की पद्दी पर चढ़ाकर मुंडेर फलांग कर आई तो न जाने क्यों वो मुझे कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़ों की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और सिमट गई। अभी और थोड़ा चले आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं है, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चाटा लगाया। एकदम तड़पकर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दी। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है मेरे बच्चे को, कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शबनम की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं भैया। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी? भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही। वो बिल्कुल कमसिम छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं, वो तो पहले से भी ज्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज्यादा खाती। हम सब तो हंस ज्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मशरूफ। चटनी लगा लगाकर भजिए निकल रही थी। सीके हुए तोसों पर ढेर सा मक्खन लगाकर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब भी परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों पर दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खाकर पुलाव कोरमा हजम करती थी। वो सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई।
भैया शरारत के मूड में तो थे ही। दौड़कर उन्होंने पकड़ लिया और हम सबने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सब के सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से बोबली मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसियाकर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे, और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में तो वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम होती हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं। मेरी कमर तो डनलप पिल्लों का गद्दा नहीं बनी, उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा, और भाभी मुंह थुथाए भीगी मुर्गी की पैर मारती, झुरझुरियां लेती, रेत के गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थी। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमकीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थीं। शबनम ने डिश की तरह देखकर ऐसे फरेरी ली जैसे खुबानियां ना हो, सांप या बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफरत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा, और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ा। हद है, उन्होंने नथुने फड़फड़ाकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हों। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है। ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया। बेचारी नाक सुड़कती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बामुश्किल अपनी हंसी रोके हुई थी। भैया मारे गुस्से के रुआसे हो रहे थे। वो एकदम भन्नाकर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून गर्म हो गया था। जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी, और 12 भैया के गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो और खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह खसोटे डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींचकर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें ताकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और शिद्दत से प्यार, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया तो वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही नहीं आता, और मगर आता भी तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती।
उस दिन उन्होंने भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। न गुस्सा हुए न बिगड़े, उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चचाजाद भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतजार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दहली के मकान मैंने इनके में। उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा, मेहर। भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे, ये चाहे तो उन्हें ले जाए, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना हुई। सहमकर ठिठक गई और फिर भाभी ने अपने नारित्व की पूरी तरह बेआबरू करवा डाली। वे भैया के पैरों पर लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते हुए जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका हूँ, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता? वो बिलबिलाई चली गई। बेवकूफ़। तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहेगी, चल उठ। और वो उसे घसीटते हुए लेकर चले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह ताक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत ही नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई थी कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक से अंदाजा नहीं। हम सब अपने अपने घरों में हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया। आशियाना उजड़ गया। भरा हुआ घर सुनसान हो गया। सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों की चकफेरिया में उलझे रहे। मगर जब उनका खत आया कि वो मुंबई आ रहे हैं, तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर न आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उनकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वचनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गरम गरम गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी न कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का लोंदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद के छरहरे थे। एक तोला गोश्त ना इधर ना उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की थी तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी, तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। ये नागिन उन्हें डस कर बेशुद्ध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में शबनम के फुहार को ढूंढ रही थी, जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में एक नई आग को धड़का दिया था। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर गए थे। आप खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली राख थी। उसका सांवला कुदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो गया था।
पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हमीला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली शाखों जैसी बाहें मुग्दर की तरह हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थी। भवें शायद गलती से ज्यादा नुच गई थी, जब ही इतनी ज्यादा गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रिस में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिस्त्री हसीना अपने छाती जैसे पेट को उसके कूले दायरों में लचक रहे थे। सुडोल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रही थी। बारीक शिराफ में से उसकी रूपहली टांगे हाथी दांत के तरासे हुए खंभों की तरह फड़क रहे थे। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थी। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी जो कभी शबनम थी, मिस्त्री रक्कासा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिस्त्री रक्कासा के कूल्हे तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चकफेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उन्हें तक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्त्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बहरा तरोताजा रस भरी और क्रीम का जग लेकर आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्त्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों में उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक उबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह। शबनम को अपनी तरफ ताकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचककर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदाने जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तंभ रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं, खुद की लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे में सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोसीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान, जहाँ जहालत में कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्मों रिवाज पर कुर्बान हो जाती हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब कुछ पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रस भरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए हुए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम और दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी भाभी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करते रहिए।